नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से आपके साथ में उपस्थित हैं संस्कृत की नई टेस्ट सीरीज के साथ में। दोस्तों, लगातार हम टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर हमारा संस्कृत विषय चलता है। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे प्रकार से हम आपको समझाते हैं और बहुत ही मोस्ट प्रश्नों को मैं बता रहा हूं और वो भी टॉपिक वाइज बता रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। हमारा संज्ञा प्रकरण का टॉपिक चल रहा है, लगातार प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं वो आपने देखे होंगे, कैसे लगे जरूर अपने सुझाव भेजें आप। और कोई सवाल होता है तो कमेंट में आप सवाल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी आपका सवाल, कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज हम शुरू करते हैं। संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम प्रत्याहार और उच्चारण स्थान पर आधारित आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा प्रकरण भाग 2। ठीक है, ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज रहेगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल आया हुआ है। आप बात समझ गए होंगे। जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, उन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि उसका क्या प्रयोजन है, क्या मुख्य प्रयोजन है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है इत संज्ञा लोप करने के लिए, प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, या फिर पद निर्माण करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अपना अपना आंसर सोचिए और स्वयं मूल्यांकन करिए। चलिए आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स से, एकदम करेक्ट आंसर है, प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए हम हल वर्णों की इत संज्ञा करते हैं। ये मुख्य प्रयोजन है। क्या है ये? मुख्य प्रयोजन। इतना आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रत्याहार निर्माण का मुख्य प्रयोजन क्या है? अब अगला सवाल आ गया कि जो हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं, आखिर उसका भी तो कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो बताइए क्या प्रयोजन है? सूत्र निर्माण, शास्त्र लाघव, पद निर्माण, लोप कार्य। तो इसका आपको बताना है प्रयोजन। तो बताइए, सोचिए अपना आंसर। करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, अपना आंसर मिला लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शास्त्र लाघव, यानी कि बे ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। शास्त्र लाघव के लिए हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं मित्रों। कैसे? लाघव यानी होता है हमारा लाभ। जैसे आपको पता है अच का मतलब स्वर होते हैं। अब केवल ए और च अच हम कहते हैं और स्वरों की उपस्थिति हो जाती है। यदि हम अच नहीं कहते तो हमें सारे ही स्वरों का नाम लेना पड़ता। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इतने हमें नाम लेने होते, तब जा करके स्वरों की जानकारी हमें प्राप्त होती। लेकिन अब हम शॉर्ट में कह रहे हैं सिर्फ अच। तो समझ गए अच? तो ये है हमारा लाघव, इससे हमें लाभ हो गया। ऐसे ही सभी जगह पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलिए, अगला सवाल, ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसका निर्माण स्वर इत संज्ञक वर्ण की सहायता से होता है? स्वर इत संज्ञक वर्ण की सहायता से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बताइए, अल, अच, रे, हल। बताया? बात समझ गए आप? यानी ऐसा प्रत्याहार आपको बताना है जिसका निर्माण जो हमारा स्वर इत संज्ञक वर्ण है उसकी सहायता से होता है। तो इसमें राइट आंसर मैं बता रहा हूं, आप खुद मिलान कर लेना। इसका राइट आंसर है से, यानी कि र प्रत्याहार है हमारा। कौन सा है? ये र प्रत्याहार जो आप देख पा रहे हैं, ये र प्रत्याहार है। ये र प्रत्याहार कैसे बनता है? जो लण सूत्र हमारा चलता है फ्रेंड्स, लण सूत्र। अब आपको पता है कि लण सूत्र में लास्ट में ण है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। सभी सूत्रों के लास्ट वाला वर्ण जो है वो इत संज्ञक वर्ण होता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है कि लय के मध्य में जो ए स्थित है उसकी भी इत संज्ञा होती है। और क्यों होती है? ऋ प्रत्याहार बनाने के लिए होती है। इसीलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाता है कि लय के मध्य में जो ए है
ए स्वर है तो स्वर की इत संज्ञा होती है, उस स्वर की इत संज्ञा के आधार पर ही यहां पर रे प्रत्याहार बनता है, तो यही इसका आंसर होगा। और बाकी सूत्रों में आप देखोगे सब जगह पर तो वहां पर व्यंजन की इत संज्ञा होती है, व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है, तब जाके प्रत्याहार आपका बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने माने जाते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने माने जाते हैं? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, प्रत्याहार की संख्या के आधार पर। तो बताइए भैया क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है 42, 44, 40, 43। एकदम सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा आंसर बताओ। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 42, यानी कि ए। हमारे टोटल लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। कितने? 42 प्रत्याहार स्वीकार किए जाते हैं। आपको पता होगा, जैसे आपको हम बता देते हैं, माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हैं उन वर्णों से बने हुए प्रत्याहार जो हैं वो 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41। और ऐसा हमें प्रौढ़ मनोरमा में मिलता है, ऐसा प्रत्याहाराश्चैक चत्वारिंशत्, ऐसा हमें उल्लेख प्रौढ़ मनोरमा के अंतर्गत मिलता है। ठीक है ना। लेकिन बाद में हुआ क्या, जो परवर्ती आचार्य वार्तिककार कात्यायन जी हुए हैं उनके द्वारा चय, एक है चय, चय प्रत्याहार का प्रयोग किए जाने से, ठीक है, उन्होंने चय प्रत्याहार का भी प्रयोग किया है। इन्होंने एक वार्तिक लिखा है, चयो द्वितीया शरी पौष्कर शादिरिति वाच्यम, उसके अंदर उन्होंने चय प्रत्याहार का प्रयोग किया है। इसलिए सामान्यतः जो हमारे प्रत्याहार हैं वो 42 हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे जो प्रत्याहार हैं वो 42 स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि ये जो वार्तिक है ये हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी में है। इसलिए टोटल प्रत्याहार 42 हो जाते हैं हमारे सिद्धांत, लघु सिद्धांत के आधार पर। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना होगा। आगे चलिए, आगे है हमारा सवाल, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। अब यहां पर मामला चेंज हो गया, अब हमें सिद्धांत कौमुदी के आधार पर बताना है। ऑप्शन है 42, 44, 40, 43। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूं, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमारे जो प्रत्याहार होंगे वो होंगे 44, यानी कि बे ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अभी अभी हमने आपको 42 बताए थे कि 42 कैसे होते हैं। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि के उणादि पाठ में, पाणिनि ने जो उणादि पाठ किया है उस उणादि पाठ के अंदर एक प्रत्याहार आता है यम, इस तरीका का। ठीक है, यम प्रत्याहार आता है। वे परवर्ती जितने भी आचार्य हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी एक वहां पर एक सूत्र चलता है उरण रपरह। इस सूत्र के आधार पर र प्रत्याहार स्वीकार किए जाने से वर्तमान संस्कृत व्याकरण में जो हमारे कुल प्रत्याहार हैं वो 44 हो जाते हैं। या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि सिद्धांत कौमुदी में 44 प्रत्याहार बताए गए हैं। 44 प्रत्याहार। देखो इससे पहले हमने आपको बताया था कि भाई 42 कैसे होते हैं, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। फिर यम प्रत्याहार बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा रे प्रत्याहार बनाया गया है, यम और रे प्रत्याहार। अब दो और जोड़ लो 42 में, तो आपके 44 हो जाते हैं टोटल। ऐसे करके आपके 44 हैं। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44, लघु सिद्धांत के अनुसार 42। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, अंतिम इत संज्ञक वर्णों से बने कुल प्रत्याहार कितने हैं? अंतिम इत संज्ञक वर्णों से बने कुल प्रत्याहार कितने हैं? ऑप्शन है 41, 42, 43, 44। बताइए क्या आंसर होगा। अंतिम इत संज्ञक वर्णों से बने प्रत्याहार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि टोटल हमारे 43 प्रत्याहार हैं। कितने? 43 अंतिम इत संज्ञक वर्णों से बने हुए। रे प्रत्याहार को छोड़ करके अंतिम इत संज्ञक वर्णों से बने कुल 43 प्रत्याहार हैं।
अब एक हमारा रे प्रत्याहार भी है। अब रे प्रत्याहार आपका अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से नहीं बना है, बल्कि ये ले के मध्य में स्थित अ जो होता है हमारा ए अनुनासिक वाला, उसकी इत्संज्ञा होने से बना है। समझ गए ना? इस तरह से आपको यहां आंसर देना होगा 43 आंसर आपको देना होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। किस इत्संज्ञक वर्ण से सर्वाधिक प्रत्याहार बनाए गए हैं? यह भी अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल भी पूछा गया है। ऐसा कौन सा इत्संज्ञक वर्ण है जिससे सबसे ज्यादा प्रत्याहारों का निर्माण किया है? तो बताइए, शे ले, णे और के, चे टे, ये और ले। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर बता रहा हूं मैं, इसका होगा आपका ए, यानी कि शे और ले प्रत्याहार, इनकी सहायता, जो इत्संज्ञक वर्ण है इनकी सहायता से हमारे सबसे ज्यादा प्रत्याहार बनते हैं। यानी जब शे की संज्ञा होती है तो शे की सहायता से प्रत्याहार बन रहे हैं और ले की सहायता से प्रत्याहार बन रहे हैं। ठीक है, ले हो गया और एक हमारा शे हो गया। आपको बता दें कि ल की सहायता से बनते हैं 6 प्रत्याहार और शे की सहायता से बनते हैं 6 प्रत्याहार। अब कौन कौन से बनते हैं आप सुन सकते हैं। शे से बनते हैं अश, हश, वश, झश, जश, वस, और ले से बनते हैं अल, हल, वल, झल, रल, शल। ऐसे करके 6 प्रत्याहार हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहां तक हो जाते हैं फ्रेंड्स 7 प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, देखिए 8 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? यह हमारा एकदम सीधा सा सवाल है। तो ऑप्शन है 40, 42, 44, 43। बताइए क्या आंसर होगा इसका? यदि इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आपको जवाब देना होगा 42। यानी सामान्यतः जो हमारे प्रत्याहार होते हैं वो 42 होते हैं। आपको पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर इन 42 प्रत्याहारों का उपयोग हुआ है। तो सामान्य रूप से तो आपको 42 प्रत्याहार बताने हैं, और सिद्धांत कौमुदी से पूछेंगे तब आपको कितने बताने हैं भाई? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको 44 प्रत्याहार बताने हैं। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक, आगे चलो। अगला प्रश्न है, व्याकरण में प्रयोग दृष्टि से प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? प्रयोग की दृष्टि से देखो, प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए सबसे पहला काम है कि उस प्रश्न को समझा जाए कि वो आखिर क्या पूछना चाह रहा है, तो उसके बाद ही आप आंसर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, आगे चलो। अब इसको ऑप्शन देखते हैं, 41, 42, 43, 44। बताइए क्या आंसर होगा? व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहार होते हैं फ्रेंड्स 44। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, दे वाला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 44 प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं। 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये हमारे काम में आते हैं। इसीलिए तो हम इसको ये कहेंगे कि भाई प्रयोग की दृष्टि से हमारे 44 प्रत्याहार हैं, क्योंकि सारे ही काम आ रहे हैं। तो प्रयोग का मतलब काम में आना है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए प्रश्न की प्रकृति समझनी है आपको। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल, बाल मनोरमा। ठीक है, बाल मनोरमा जो है वो सिद्धांत कौमुदी की टीका है। तो बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार माने गए हैं? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार माने गए हैं? ऑप्शन देखेंगे आप, 46, 40, 44, 42। समझ गए? अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए कितना आंसर होगा इसका? बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44, यानी कि से वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाल मनोरमा के अंदर 44 प्रत्याहार बताए गए हैं फ्रेंड्स। कितने? 44। ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संहिता किसका उपनाम है? संहिता किसे कहते हैं? संहिता किसका उपनाम है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए,
संहिता। देखते हैं पहले तो प्रत्याहार को कहते हैं, इत संज्ञा को कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों को कहते हैं, या फिर ऊष्म वर्णों को कहते हैं। बताइए भाई किन को कहते हैं संहिता, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार को। ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, प्रत्याहार को कहते हैं। मित्रों मैं आपको बता देता हूं, प्रत्याहार विधायक हमारा सूत्र है आदिरंतयेन संहिता। यह ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ही मोस्ट आ सकता है। आदिरंतयेन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र भी पूछा जाता है, तो आंसर होगा आदिरंतेन संहिता। इसलिए जो संहिता है इसका मतलब आपको प्रत्याहार समझना है। क्या समझना है? प्रत्याहार से इता से हमारा बनेगा संहिता। ठीक है, ऐसे इस तरह से आप समझेंगे। अंते नेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ऐसा उस सूत्र का अर्थ होता है आदिर अंतेन संहिता का। तो आंसर आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, अगला हमारा देखिए सवाल है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अभी अभी बता दिया मैंने, वैसे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र बताना है। हलंत्यम आदिरंतेन संहिता वृद्धिरादैच आदि गुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अण प्रत्याहार में पर नकार का ग्रहण कब किया जाता है? ये बहुत ही सुंदर हमारा प्रश्न है। अण प्रत्याहार में पर नकार का वर्णन, यानी पर नकार का ग्रहण। पर वाला जो नकार है आपको ण दो जगह मिलेंगे, एक तो अ ई ऊण यहां मिल जाएगा, एक आपको लण में मिलेगा। तो लण जो है वो बाद वाला है, बाद वाले को हम पर कहते हैं, और जो पहले वाला है उसको पूर्व कहते हैं। तो यहां पर वाला नकार कब ग्रहण किया जाता है, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन में एको यणचि, हलंत्यम, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, के अणः। बताइए इसमें राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों से, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय एकदम करेक्ट आंसर है। आप इसके बारे में जानते होंगे। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण प्रत्याहार है वो अण प्रत्याहार आपका पर नकार से लिया जाता है, अर्थात लण सूत्र से लिया जाता है। यहां पर जो अण बनेगा हमारा उसमें वर्ण होंगे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सारे वर्ण होंगे। इनके अलावा ह य व र ल ण ले तक आएंगे, मतलब ठीक है, सारे तो स्वर आ गए। इसके अलावा है ये व र ल, इन सभी वर्णों का ग्रहण आपके इस अण प्रत्याहार के अंदर हम करेंगे। ऐसा आपको यहां पर समझना है। यह है पर का मतलब। यदि हम पूर्व तक करते तो केवल हम करते अ ई उ, बस अ ई उ, क्योंकि हमारा अयुण में ही मिल जाता ण, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। इस वाले सूत्र में हम बाद वाले ण तक करेंगे ग्रहण। यह आपको समझना है। ठीक है, क्लियर सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा यह भी ध्यान रख लेना कि जो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इसके अलावा अन्य सभी सूत्रों में जहां पर अण काम आएगा वहां पर पहले वाले ण तक हम ग्रहण करेंगे। यानी कि अ ई उ उण, जो अयुण है हमारा, वहां तक ही हम इसको अण प्रत्याहार को बनाएंगे, लेकिन इस वाले सूत्र में हम बाद वाले ण तक बनाएंगे। ऐसा आप समझ लेना। ठीक, आगे चलो। आगे है इण प्रत्याहार में णकार का ग्रहण होगा। अब इण प्रत्याहार में जो णकार का ग्रहण करेंगे वो कहां तक करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो बताइए, ऑप्शन है हल अयुण से, या यमगणनम से, या फिर लण से। तो इसका राइट आंसर होगा लण सूत्र से करेंगे हम। कहां से करेंगे? लण सूत्र से करेंगे। इण प्रत्याहार सदैव ही पर नकार से लिया जाएगा, यानी कि बाद वाले हमारे ण से लिया जाएगा। अब बाद में हमारा ण जो मिलेगा वो मिलेगा लण सूत्र के अंदर। तो यहां तक ही हमारा इण प्रत्याहार बनेगा, बाद वाले तक। ऐसे नहीं कि आप अयुण तक बना लो तो गलत हो जाएगा मामला। इसलिए इण प्रत्याहार के अंदर ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये सारे वर्ण उसमें आएंगे। क्लियर है ना? ऐसे
तो इस तरह से हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर 14 प्रश्न हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए अगले प्रश्न। मित्रों अगला हमारा सवाल है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः या मूल रूपेण उच्चारण स्थान माने जाते हैं। अब उच्चारण स्थान वाला हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है हमारा। तो बताइए आप, एकदम सिंपल है देखा जाए तो। आंसर देखते हैं पहले ऑप्शन में, 7, 8, 6 या 9। बताओ, सामान्य रूप से या मूल रूप से उच्चारण स्थान हमारे माने जाते हैं फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि हमारे 7 माने जाते हैं उच्चारण स्थान सामान्य रूप से। यदि सामान्य रूप से पूछे जाएं तो 7 हमारा आंसर होगा, या मूल उच्चारण स्थान पूछे जाएं तब भी आपको 7 आंसर देना है। अब वो कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूलीय, ये हमने 7 के नाम बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसी पर आधारित है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान माने जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे कितने उच्चारण स्थान माने जाते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन 7, 8, 6, 9, इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कितना होगा बताओ? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर 8, यानी कि बे वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछने पर आपको 8 जवाब देना है, और सामान्य या मूल रूप से पूछने पर 7 जवाब देना है। मैं आपको बताता हूं अभी अंतर कहां हुआ है। इसमें उरह को भी मानते हैं। उरह किसको? उरह को भी इसमें माना जाता है पाणिनीय शिक्षा के अंदर। बाकी तो सेम ही है। जैसे इसके लिए एक श्लोक भी है, उसके आधार पर याद रख सकते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। अर्थात उरः, कंठ, शिरः, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये हमारे टोटल 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं मित्रों। ठीक है, तो याद रखना है, यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछें तो 8 जवाब देना है, सामान्य रूप से या मूल रूप से पूछें तो आपको 7 जवाब देना है। बाकी पाणिनीय शिक्षा में 8 आपको जवाब देना होगा। चलिए, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान का सवाल आपको जरूर मिलेगा। हो सकते हैं एक से ज्यादा भी सवाल आपको मिले, लगभग 2 से 3 सवाल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। नासिका, तालु नासिका, तालु या कंठ, बताओ। सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा बे, यानी इसका आंसर हो जाएगा तालु नासिका। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च। जो उच्चारण स्थान के हमारे सूत्र हैं उनमें ये आपको एक सूत्र मिलेगा। तो वहां पर यम गणना नाम नासिका है, और नासिका तो है ही है, प्लस में च और आ रहा है। इसका मतलब है जिस जिस वर्ग में से ये आया है वर्ण, उस वर्ग का उच्चारण स्थान भी साथ में होगा। तो ये जो है हमारा ये किस वर्ग का है? ये है च वर्ग का। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तो होगा, इसके अलावा नासिका है ही, यानी नासिका तो बिल्कुल सभी का होगा। यम गणना नाम नासिका च, इसके अलावा जिस जिस वर्ग का वर्ण है उसका भी उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो च वर्ग का तालु होता है, एचुएशा नाम तालु, इसलिए हमारा तालु प्लस नासिका हो जाएगा। आगे चलो, आगे है यह वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। यह वर्ण का उच्चारण स्थान आपको समझना भी ऑप्शन में किस तरह से डिफरेंस हुआ। यहां पर देखिए, इससे पहले हमने यह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा और इसमें भी यह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में डिफरेंस है। उसके आधार पे आपको क्या जवाब देना है सुनो। ऑप्शन है इसमें कंठ, नासिका, मूर्धा, तालु। बताओ अब क्या आप जवाब देना है आपको। तो अब आपको जवाब देना होगा दोस्तों इस तरह से। यदि सवाल पूछा जाता है, सवाल तो सेम है लेकिन ऑप्शन हमारे चेंज हो चुके हैं, तो इस स्थिति में आपका जवाब होगा दे, यानी कि आपको सिर्फ तालु जवाब देना होगा। अब नासिका दे नहीं सकते आप भाई, नासिका केवल नासिका से उच्चारण स्थान हो नहीं सकता आपका उच्चारण, इसलिए आप नासिका जवाब कभी नहीं दे सकते। इसलिए आपको जवाब देना होगा दोस्तों। क्या जवाब देना होगा आपको?
तालु देना होगा। समझ रहे ना, इच्छु यशानाम तालु, क्योंकि चवर का उच्चारण स्थान तालु होता है और ये आपका चवर के अंदर आता है। आप नासिका जवाब नहीं दे सकते। यदि नासिका साथ में होता तो जरूर जवाब दे सकते थे, क्योंकि केवल नासिका की सहायता से हम उच्चारण सही तरीका से नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, ऐसे आप समझ लेना ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे चलो, राम है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा सवाल है 19 नंबर। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। रामः इत्यत्र विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा, यानी रामः जो पद है इस पद के आधार पर आपको विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है कंठ है, मूर्धा, तालुहु, कंठ तालुहु। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंठ है। क्या आंसर होगा? कंठ है। अब क्यों होगा, एक बात समझ लो आप, जो हमारा विसर्ग है ये विसर्ग जिस स्वर पर आधारित है या जिस वर्ण पर ये आश्रित होगा उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान इसका माना जाएगा। ऐसे आप समझना है। अब जैसे मान लो राम है तो इस राम जो विसर्ग लगाया है ये विसर्ग आपका ए पे लगा हुआ है, ए है। ठीक है, तो अब ए का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का कहलाएगा। यदि ये ओ पे लगा होता ऐसे, ठीक है, जैसे गुरो हो, भानो हो, इस तरीका से लगा होता मान लो, तो केवल विसर्ग का उच्चारण स्थान हम वहां पर ग्रहण नहीं करेंगे। वहां पर ये किस पर आश्रित है उस आश्रित का आपको देखना होगा, वही इसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है आप बताइए भाई? ओ का उच्चारण स्थान होता है ओदौ तो कंठोष्टम। तो उच्चारण स्थान यहां पर कंठोष्ट माना जाता यदि ओ पर होता तो। अब यहां पर हाल फिलहाल में ये राम में ए पर है, ए पर आश्रित है, तो ए का होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। और आपको पता होगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्य रूप से तो केवल कंठ ही होता है। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुरोह इत्यत्र विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जो गुरोह पद है यहां पर बताना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ, कंठोष्ठ, कंठतालु, तालुहु। बताइए, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। अभी मैंने कहा था आपसे भाई कि जिस पर ये आश्रित है हमारा विसर्ग वही इसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो ओ पर आश्रित है तो ओ का हमारा कंठोष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे वर्णों की उत्पत्ति का मूल स्रोत माना जाता है। वर्णों की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या माना जाता है? उरस, मुख, कंठ, मस्तिष्क। बताओ। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बता रहा हूं मैं। इसका आंसर है ए, यानी कि उरस। हमारे जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का जो हमारा मूल स्रोत माना जाता है वो है उरस। यानी संपूर्ण वर्णों की उत्पत्ति हमारी हृदय से होती है, उरस से होती है। ऐसे आप समझना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उच्चारण स्थान का अन्य नाम है। उच्चारण स्थान का अन्य नाम बताना है आपको। उच्चारण स्थल, उत्पत्ति स्थल, प्रथम प्रकाशन स्थल या फिर सभी। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा दे। यानी कि उच्चारण स्थान को हम उच्चारण स्थल भी कहते हैं, उत्पत्ति स्थल भी कह सकते हैं, प्रथम प्रकाशन स्थल भी कह सकते हैं। ये हमारे सभी सही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। संस्कृत में सभी वर्णों के कुल उच्चारण स्थान होते हैं, यानी सभी वर्णों के कुल कितने उच्चारण स्थान होते हैं ऐसे आपको बताना है। तो बताइए 11, 7, 8 या 10। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ये पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल हमारे 11 उच्चारण स्थान होते हैं सभी वर्णों की। सभी वर्णों की बात चल रही है ऐसे। और आप जानते ही हैं हमारे उच्चारण स्थान वाली 11 लाइन हैं जिनमें 11 सूत्र हैं। उनको याद करते हैं तो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। तो यहां आंसर हो जाएगा 11।
अकुह विसर्जनीयनम कंठ इचुएशनम तालु ऋतुरषणम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता उपु पद्मनीयानाम ओष्टौ यमगणनानाम नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदैतोः कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वाः मूलीयस्य जिह्वाः मूलम नासिकानुस्वारस्य। इस तरह हमने 11 लाइन बोल दी हैं। इनमें सभी में आपके सारे वर्ण समाहित हो चुके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 24 नंबर सवाल। कंठ से उच्चारित संपूर्ण वर्णों का वर्ण योग कितना होता है? यानी हमारे कितने वर्ण हैं जो कि कंठ से उच्चारित होते हैं? टोटल वर्णों की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए, ऑप्शन है 8, 24, 25, 9। बताओ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर है से, यानी कि हमारे टोटल 25 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ए, तो सबसे पहले ए आ रहा है। ए का मतलब होता है ए 18 तरह का होता है, तो ये 18 हो गए। अकु है। अब इसके बाद में कवर्ग आ रहा है, तो कवर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। कवर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, 5 हो गए। इसके बाद में है, तो एक हो गया है। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ। इसके बाद में एक है विसर्ग, देखना अब एक है विसर्ग आपका। ऐसे करके आप टोटल जोड़िए, 18, 5, 1, 1, टोटल हो गए 18 और 5 23, 23 और 2 25। तो ऐसे करके टोटल हमारे 25 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। अब एक समझ गए तो बाकी आप खुद ही समझ जाओगे औरों में किस तरह से होगा। ठीक है ना मित्रों, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर। कितने वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? यह भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी ऐसे कितने वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाएंगे, 2 जगह से। कैसे, अभी बताऊंगा। तो ऑप्शन है 25, 10, 11 और 15। बताओ, सभी बताइए, अपना अपना आंसर ढूंढिए सब लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका बे, यानी कि 10 वर्ण हैं टोटल। कितने वर्ण हैं? 10, जिनका उच्चारण स्थान होता है 2 स्थानों से। आप समझ गए होंगे, आपने एक सूत्र पढ़ रखा है, यम गणना नाम नासिका च। यहां पर हो जाते हैं 5 वर्ण, तो सीधे ही आपकी इनका उच्चारण स्थान नासिका से तो होता ही है। इसके अलावा जिस जिस वर्ग के ये वर्ण हैं उस वर्ग का भी उच्चारण स्थान साथ में ही होगा। ऐसे आपको हमने बताया था अभी अभी जस्ट। जैसे ये का उच्चारण स्थान आपका तालु और नासिका से होगा, मैं का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ और नासिका से होगा। नासिका तो कॉमन सब में चलेगा। ङ, जैसे क ख ग घ ङ, इसका उच्चारण कंठ और नासिका से होगा। टे ठे डे डे ण, इसका मूर्धा और नासिका से। ते थे दे दे ने, दंत और नासिका से होगा। ऐसे करके आप समझ गए होंगे। तो ऐसे करके हमारे ये हो जाते हैं कितने? 5 वर्ण तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप और भी जानते होंगे ऐसे वर्ण, जैसे कि आपका है एदई तो कंठ तालु। ठीक है, 2 वर्ण यहाँ हो जाते हैं एदई तो कंठ तालु में। इसके अलावा उदय तो कंठोष्टम, 2 वर्ण ये हो जाते हैं, तो 4 हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारा वे है, वे बोला जाता है वकारस्य दंतोष्टम, तो ये हो गए 5 और 5 उधर, तो 10 वर्ण हो जाते हैं हमारे मुख्य रूप से 10। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। आगे चलिए, अगला सवाल 26 नंबर। अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है? देखो कितना बढ़िया सवाल है। आपको बताना है कि अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है। य, म, ङ और झ। सिंपल है, इसमें आपका दे होगा, यानी कि ये दे जो है, झ है, ये आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है। बाकी सभी अनुनासिक वर्ण हैं। समझ गए? ये आपको समझना है। आगे चलो, आगे है यम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपको बताना है अभी। तो आप बताइए, यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताओ। तो देखिए, ऑप्शन है तालु, नासिका, कंठ, मूर्धा। बताओ, यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं 27 नंबर, तो राइट आंसर होगा नासिका। नासिका बे, यानी यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब यम वर्ण आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए आप सबको जानकारी होगी।
यम वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 28, पलिक्कनी इत्यत्र प्रथम ककार का उच्चारण स्थान क्या होगा। पलिक्कनी में आपको जो प्रथम हमारा ककार है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, बताओ। देखिए, नासिका कंठ, नासिका कंठ या नासिका मूर्धा, इनमें से आपको छांट के बताना है क्या आंसर होगा, बताओ। तो हम बता देते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ आंसर होगा इसमें। पलिक्कनी में जो प्रथम ककार है हमारा, पहला वाला ककार, इसका उच्चारण स्थान होगा हमारा कंठ। क्या होगा भैया, कंठ होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरे वाले का क्या होगा बताओ, मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूं। जो दूसरा वाला हमारा क है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। पहले का तो मैंने बता दिया, लेकिन एक और भी तो बचा हुआ है हमारा क, क्या उसका भी सेम होगा कि अलग होगा, ये आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूं। आपको बताना है कि उस वाले क का क्या उच्चारण स्थान होगा जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, बताइए। आप अपना आंसर टाइप करके हमें जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 29 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। पढ़िए सवाल को। शुद्ध नासिक के वर्ण कितने होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। शुद्ध नासिक के वर्ण आपको बताने हैं, जो नासिका से उच्चारित होने वाले हैं शुद्ध। तो ऑप्शन है 4, 5, 1, 6। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि शुद्ध नासिक के वर्ण हमारे 5 माने जाते हैं। ठीक है ना, कितने, 5। आप जानते होंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आगे चलिए, अगला सवाल है, नासिक के वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। नासिक के वर्णों की कुल संख्या 6, 5, 10 या 19, बताइए क्या आंसर होगा। तो हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6, यानी कि नासिक के वर्णों की कुल संख्या हमारी 10 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 10। ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। अब 10 कौन से हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मुझे बताइए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जरूर जानते होंगे। आगे चलिए, अगला सवाल है, दुःस्पृष्ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। दुःस्पृष्ट वर्ण का उच्चारण स्थान। अब दुःस्पृष्ट वर्ण आपका इस तरह से होता है, आपने कभी इस तरीका का देखा होगा, लिखा हुआ अड़, जैसे होता है ना अड़ खड़, एक तो होता है खल, एक होता है खड़, ऐसे। ठीक है ना, तो ये दुःस्पृष्ट वर्ण है हमारा। उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, क्या होगा बताओ। तो इसका उच्चारण स्थान होगा फ्रेंड्स मूर्धा। क्या होगा, मूर्धा। ये आपको ध्यान रखना होगा, मूर्धा। मान लो सवाल आ गया, दुःस्पृष्ट वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति, तो हमारा आंसर होगा मूर्धा। क्या हो जाएगा, मूर्धा। आगे चलिए, आगे है हमारा, मातृही इत्यत्र विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। मातृही जो हमारा शब्द है, यहां पर विसर्ग का क्या उच्चारण स्थान होगा। कंठ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। क्या होगा, मूर्धा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्वर पर आश्रित जो हमारा वर्ण होगा, ठीक है, उसका जो उच्चारण स्थान होगा वही आपकी विसर्ग का कहलाएगा। तो यहां पर कौन सा स्वर है भाई, यहां पर दीर्घ रीकार है, यानी री पर लगा हुआ है विसर्ग। तो हमारा जो विसर्ग है वो री पर आश्रित है, तो री का जो उच्चारण स्थान होगा वही आपकी विसर्ग का कहलाएगा। तो री का होता है ऋटुरषाणाम मूर्धा, तो सिंपल है मूर्धा हो जाएगा। ऐसे आगे चलो, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपको बताना है, बताइए। नासिका, कंठ, मूर्धा, दंत, क्या होगा बताओ अनुस्वार का। तो नासिका होगा, सिंपल है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नासिका अनुस्वारस्य है, ये तो आपने पढ़ाई होगा सूत्र, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का नासिका होता है। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, हरिम। क्या है, हरिम इत्यत्र अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखो अनुस्वार का तो हमने जस्ट बता दिया ऊपर की नासिका होता है, लेकिन जो हरि शब्द है, इस हरिम शब्द के अंदर भी आपका अनुस्वार लगा हुआ है।
यहां पर अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान होगा, दोनों में अंतर है, इसलिए इसको समझ के जवाब देना है। मूर्धा, तालु, नासिका, कंठ, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिका। क्या हो जाएगा, नासिका। यानी दोनों ही कंडीशन में आपको नासिका ही जवाब देना होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा परिवर्तन, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, जैसा मैंने विसर्ग में नियम बताया था वो नियम यहां पर नहीं लगता है। यहां पर आपको क्या जवाब देना होगा, नासिका। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख लेना। आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों 35 नंबर। देखिए, आह्लादनम पद में रेखांकित जो आपका हला है, ला जो है और ला है, इस समुदाय का उच्चारण स्थान आपको बताना है क्या होगा। पूरे समुदाय का ला, जो ये ला है ना, ला आधा है और ला, इसका उच्चारण स्थान बताना है। दंत, कंठ, उरस या कंठ तालु, क्या होगा बताओ। तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों उरस होगा। आप सोच रहे थे कि उरस हमारा जो उच्चारण स्थान होता है वो आखिर होता किसका है, बताओ किसका होता है भाई। तो ये होगा आपका दो वर्णों का होगा, यानी इस तरह का जो समुदाय हमारा आएगा ला, जैसे आह्लादनम, आह्वानम, ठीक है, इस तरीका का जो हमारा कोई शब्द होता है तो वहां पर जो उच्चारण स्थान होता है वो हृदय से बोला जाता है एकदम, जैसे आह्लादनम, आह्वानम, इस तरह से जो हम बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान हमारा उरस कहलाता है। क्या कहलाता है, उरस, यानी हृदय। तो इस तरह से मित्रों हमारे 35 प्रश्न हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लगातार सीरीज आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो एग्जाम से पहले तक आप जितना आपके पास समय है उसमें प्रैक्टिस जरूर करना और इनको जरूर सुनना दोस्तों, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, उतने ही आपके ये जो मैटर है या जितना भी हमारा कंटेंट है वो उतना ही आपका कंठस्थ होगा, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली टेस्ट सीरीज में, यानी कि लगातार संज्ञा प्रकरण चल रहा है, उसमें अगला भाग आपको लेकर आएंगे। जो मोस्ट प्रश्न आपके बन सकते हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद में संधि चलेगी हमारी, संधि के बाद में हमारा जैसे कारक है, प्रत्यय है, समास है, लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, धन्यवाद सबके लिए। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो कैसा लगता है, हमारा प्रयास कैसा है, जरूर आप लिखें। कोई सुझाव आपको देना है, कोई सवाल आपको पूछना है तो आप जरूर लिखें दोस्तों। एक कमेंट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड का समय तो आप निकाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।